हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिड़ैया के पाठ सर जगदीश चंद्र बोस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था, मौखिक प्रश्न पढ़ लिए थे, लिखित प्रश्न पढ़ लिए थे, है ना बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको व्याकरण बोध बताऊंगी, तो एज पर माय प्रॉमिस मैं आपके साथ हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण बोध, है ना, और जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, व्याकरण बोध शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है, मर्मज्ञ शब्द में ज्ञ जानने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ज्ञ के प्रयोग से दो शब्द और बनाइए। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने इसमें पेन से आंसर्स लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। तो दो शब्द क्या हो गए? पहला हमने लिखा सर्वज्ञ, दूसरा लिखा कृतज्ञ। ठीक है, इसी तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं, विज्ञ बना सकते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ में आए योजक चिन्ह, है ना। योजक चिन्ह आपको बच्चों पता है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, जब दो शब्दों के बीच में इस तरीके की एक डैश जैसी लाइन होती है ना, तो उसे ही योजक चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे योजक चिन्ह वाले शब्द युग्म यानी जिसमें दो शब्द होंगे, ध्यान रखिएगा, दो शब्द जो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें छांट कर लिखना है पाठ के अंदर जो आए हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने ये आपके पाठ में से ही निकाले हैं। इसके अलावा एक और भी हैं, है ना, आप ढूंढेंगे तो दो तीन और भी हैं। तो अभी हमने जो निकाले हैं, हट्टे कट्टे, है ना, पेड़ पौधे, सुबह शाम, रसपान, शंख ध्वनि, आंग्ल भारतीय, है ना। तो ये दो शब्द हमेशा साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं योजक चिन्ह की सहायता से। ठीक है बच्चों, तीसरा देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग कीजिए, है ना। तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद, है ना। तो ये देखिए मैंने इसीलिए आपको मूल शब्द भी इसमें बताया है, उपसर्ग भी बताया है और प्रत्यय। आप ध्यान से देखिए, उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय मैंने लिखा हुआ है ना, उसी हिसाब से हर शब्द के आगे जो पहला है, जैसे स्वाभिमानी, क देखिए स्वाभिमानी, है ना, इसमें स्व उपसर्ग है, इसमें जो मूल शब्द है वो है अभिमान, और उसके साथ जो ई जुड़ा हुआ है वो है प्रत्यय। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय उसके बाद में जुड़ता है ना बच्चों। चलिए दूसरा शब्द है संस्थापित। इसमें स क्या है? उपसर्ग, स्थापना मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। ठीक है बच्चों। असामाजिक, मैं इधर से बता रही हूँ, क ग पहले बता दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, पहले इधर से ले लेते हैं फिर उधर से समझ लेंगे। असामाजिक, असामाजिक में अ क्या है? उपसर्ग, फिर समाज मूल शब्द और एक प्रत्यय है। ठीक है, इसी तरह वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में क्या है बच्चों? वी प्लस ज्ञान प्लस एक, है ना। तो वी उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रत्यय वाक्य शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में प्र उपसर्ग होगा, योग जो है वो मूल शब्द है और शाला प्रत्यय है। ठीक है, अब इधर से आ जाते हैं ख में। अनियमित, देखिए अनियमित में अ उपसर्ग है, नियम इसका मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। ठीक है, अब अन्यायी, अन्यायी में बच्चों अ जो है वो उपसर्ग होगा, न्याय मूल शब्द और ई प्रत्यय। ठीक है, उद्दंडता, उत प्लस दंड प्लस त। ठीक है, उत क्या है? उपसर्ग, दंड इसका मूल शब्द है और
ता इसका प्रत्यय है ना। मूल शब्द का मतलब मुख्य जो उसके अंदर शब्द होता है उसे हम मूल शब्द कहते हैं। संबद्धता, इसमें देखिए सम उपसर्ग है प्लस बद्ध इसका मूल सम जो है वो जो उपसर्ग है, हाँ सही है, बद्ध इसका मूल शब्द है और त इसका प्रत्यय है। ठीक है बच्चों। इसी तरह प्रायोगिक, प्रायोगिक में प्र उपसर्ग होगा, योग मूल शब्द होगा और इक इसमें प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उपसर्ग और प्रत्यय हमने इसमें अलग अलग कर लिए है ना। ध्यान रखिएगा बच्चों, उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो याद करने के लिए आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि उपसर्ग ऊ से शुरू होता है, उस उपसर्ग, और ऊ जो है वर्णमाला में पहले आता है ना। तो वो पहले जुड़ने वाले जो वर्ण है वो उपसर्ग है, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और प्रत्यय बाद में आता है इसलिए बाद में जोड़ते, प्रत्यय का प्रा वर्णमाला के अंतर्गत बाद में आता है। तो याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक बता रही हूँ, जैसे दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उपसर्ग पहले जुड़ता है या प्रत्यय पहले जुड़ता है। तो इस तरह से आप दिमाग में रखिए कि उपसर्ग ऊ से शुरू हो रहा है, प्रत्यय प्र से। वर्णमाला में ऊ पहले आता है, प्र बाद में आता है, इसलिए उपसर्ग पहले जुड़ेगा, प्रत्यय बाद में जुड़ेगा। ये एक ट्रिक है याद करने की, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब चौथा देखते हैं प्रश्न। एक्चुअली मुझे पता है बच्चों, हिंदी थोड़ी सी बच्चों आप लोगों को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं विशेष रूप से थोड़ी सी दिक्कत उन्हें हिंदी में आती है। मेरी बेटी भी 8th क्लास में पढ़ती है, तो उसको जो जो कठिनाई आती है वो मैं समझती हूँ। तो इस हिसाब से थोड़ा सा हम बताते चलेंगे कि भाई इस ट्रिक से याद कर लें। उसको भी मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताकर याद कराती हूँ, है ना। चलिए चौथा देखिए, देर होने के कारण वह नहीं आया। यहाँ के कारण संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, जो संबंध बता रहा है, कारण बता रहा है, क्यों नहीं आया वो, देर होने के कारण। ठीक है, तो ये जो है संबंध बताते हैं किसी बात के अंदर, इन्हें ये संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। ठीक है, तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगे हुए ये होते हैं और ये बताते हैं कि क्या अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है। संज्ञा या सर्वनाम तो बच्चों आपको याद होगा ना। संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, मोटा मोटा ये संज्ञा की परिभाषा है। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम है ना, राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, संज्ञा। और सर्वनाम क्या हो जाएगा, आपने राम की जगह क्या लिख दिया, राम स्कूल जाता है, और फिर दूसरी लाइन में आपने लिखा कि वह साइकिल से जाता है, तो अब हमने राम की जगह क्या लिखा, वह, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम, क्योंकि उसे हमने राम की जगह, संज्ञा की जगह प्रयोग किया। ठीक है, रिवाइज करा रही हूँ बस केवल, है ना, कि आपको ध्यान आ जाए। अगर बाई चांस, वैसे तो आपको याद होगा, आप सब होशियार बच्चे हो, भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय भरकर वाक्य पूरे कीजिए, है ना। मेरे घर, इसमें बीच में जगह कम थी ना, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। मेरे घर के पास एक मंदिर है, या फिर मेरे घर के सामने एक मंदिर है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरह से, दोनों ही संबंध बोधक अव्यय हैं। दूसरा ख देखिए, सारिका सुनैना से अधिक योग्य है। ठीक है, ये तो आसान है, आप लोग रोज की बोलचाल की भाषा है, इसलिए आसानी से समझ सकते हैं। ग देखिए, वह ठंड के कारण मर गया। घ देखिए, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, हमारे विद्यालय के पास एक फल वाला खड़ा होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, हमारे विद्यालय के सामने एक फल वाला खड़ा होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विशेष्यों के साथ उचित विशेषण लिखिए। ठीक है, अब हमें
शिक्षा क्या है, विशेष और आरंभिक। पहला देख रहे, पहला हम लेके चल रहे हैं आरंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा है ना। तो शिक्षा विशेष है और इसकी जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो आरंभिक है, यानी कि वो विशेषण है। ठीक है, तो जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान है ना आपको। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो आरंभिक विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है, शिक्षा की। कैसी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा इधर बच्चे, बच्चों के आगे ही भरना है। कैसे बच्चे, शहरी बच्चे। कैसे बच्चे, शरारती बच्चे। कैसे बच्चे, होशियार बच्चे। ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर विशेषण जोड़ सकते हैं जो बताता है कि कैसे बच्चे, है ना, उसकी विशेषता बताएगा। फिर ग देखिए, परिवेश। कैसा परिवेश, ग्रामीण परिवेश। कैसा परिवेश, शहरी परिवेश, है ना। तो कैसा भी, इस तरह से शब्द अलग अलग उसमें लगाए जा सकते हैं। घ देखिए, अनुसंधान। विभिन्न अनुसंधान, प्रसिद्ध अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, इस तरीके के शब्द यहाँ पर लगाए जाएंगे विशेषण के रूप में। फिर इधर देखिए, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक के पहले हम लगा सकते कैसा वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, है ना। तो इस तरीके का यहाँ पर विशेषण प्रयोग किया जा सकता है। फिर योगदान। कैसा योगदान, अमूल्य योगदान। ठीक है, विशिष्ट योगदान। इस तरह के शब्द यहाँ जोड़ सकते हैं हम। फिर अगला देखिए, वायु। कैसी वायु, अंगारक वायु। ये शब्द मैंने आपके पाठ से ही लिया है ना। इसके अलावा शुद्ध वायु भी लिख सकते हैं, अशुद्ध वायु हो सकती है। ठीक है, इस तरह से विशेषण भरे जा सकते हैं। फिर ये है स्वास्थ्य। कैसा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। ये हम इसमें विशेषण लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, छठा। कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो यदि विशेष्य के साथ प्रयुक्त न हो तो संज्ञा का काम करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, यात्री लोग इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पर क्या है, विशेषण है ये यात्री लोग। और यात्री बैठे हैं, यहाँ पर ये संज्ञा है। तो अब इस तरह से हमें 4 विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग कीजिए, भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, ये विशेषण शब्द हैं प्राकृतिक, और इसका संज्ञा रूप क्या है, प्रकृति। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, कश्मीर प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ हम संज्ञा को लेकर के वाक्य बना रहे हैं। फिर दूसरा वाक्य है बल। बल क्या है, संज्ञा का शब्द है और इसका विशेषण शब्द क्या हुआ, बलवान। बलवान, कौन बलवान, जब हम इसके पीछे कोई संज्ञा जुड़ेगी ना तभी तो हमें पता लगेगा कौन बलवान है ना। तो इसलिए वो विशेषण है। और बल संज्ञा शब्द है, इसका जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो होता है एकता में बल है। ठीक है बच्चों, तो अगला देखिए, घरेलू। अब यहाँ पर देखिए, घर। घर क्या है, किस जगह के नाम है ना। अभी हमने कहा संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को होते, तो घर एक स्थान हो गया, तो ये एक संज्ञा हो गई। अब घरेलू, घरेलू जब है तो उसके साथ आपको कोई ना कोई काम, जैसे घरेलू काम, ऐसी चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी ना, तब ये विशेषण है। विशेषण विशेषता बताएगा, काम की विशेषता। कैसा काम, घरेलू काम, तो इसलिए विशेषण है। और इसका वाक्य हम बनाएंगे, संज्ञा को लेके वाक्य बनाना है ना, ध्यान रखिएगा। तो संज्ञा को लेके कैसा प्रश्न ने यही पूछा ना आपसे कि संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए बनाना है। तो इसका होगा, मेरा घर लखनऊ में है। और भी इसी तरह से कुछ भी बना सकते हैं आप। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर सुंदर है ना। मेरा घर जो है शहर के पास है, मेरा घर स्टेशन के पास। इस तरह से कैसे भी करके वाक्य बनाया जा सकता है। फिर लिखिए अगला, देखिए, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी विशेषण हो गया और पाकिस्तान किसी जगह का नाम हो गया, ये संज्ञा हो गई। अब हमने इसका वाक्य बना दिया कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इसी तरह से आप भारत का बना सकते हैं, भारतीय लिख देंगे, भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वाक्य बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ना।
अच्छा, ये तो हमने व्याकरण बोध किया। अभी हमारा एक छोटी सी चीज़ रह गई थी इस लेसन में। मैं चाहती हूँ कि जगदीश चंद्र बोस का लेसन पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लास्ट इसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए इसमें थोड़ी सी एक चीज़ रह गई थी, तो मैं और बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न क देखिए, इसके बाद किसी ने उस बालक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अब बच्चों ये क्या है ना, आप कब दे पाएंगे इनके उत्तर, जब आपने पाठ पढ़ा होगा। और पाठ कैसे पढ़ोगे बच्चों, मैंने बताया है, मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा बहुत अच्छी तरह से अपने पिछले वीडियोस में समझाया है। तो आप मेरा वीडियो सर्च करना, एक्सप्लेनेशन सर जगदीश चंद्र बोस, आपको मिल जाएगा। और आपको 10 मिनट बस सुनना है। आप एक बार सुन लेंगे तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही आ जाएंगे, है ना। इसके बाद अब यहाँ पर बालक किसे कहा गया है, पहली बात पूछा गया है, तो यहाँ पर बालक किसे कहा गया है, जगदीश चंद्र बोस को। इसके बाद से क्या तात्पर्य है। अब देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं, अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा होगा बच्चों, कैसे जान पाएंगे बताओ। इसके बाद बालक किसे कहा गया है, तो ये तो पाठ पढ़ने से पता लगेगा। तो और पढ़ लेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके बाद से तात्पर्य है, जब आपको घटना याद आ गई होगी कि जब वो पढ़ने आए सेंट जेवियर स्कूल में, तो वहाँ पर क्या थे, शहरी माहौल था। वहाँ पर बच्चे सारे अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ते थे, और ग्रामीण परिवेश से सर जगदीश चंद्र बोस तो ग्रामीण परिवेश से आए थे। तो इनको वहाँ बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया। तो वो बहुत परेशान हो गए जब उन्होंने एक दिन क्या किया, एक हट्टे कट्टे शहरी बच्चे को पटकनी दे दी। इसके बाद से किसी ने भी उस बालक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उस बालक यानी जगदीश चंद्र बोस के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। तो इसी घटना की बात कही जा रही है। इसके बाद से मतलब इस घटना के बाद जब उन्होंने एक हट्टे कट्टे शहरी बच्चे को पटकनी दी, इसके बाद, समझ गए बच्चों, ठीक है। अब ख देखिए, उनके इस सत्याग्रह का अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ा। अब इसमें पूछा गया है कि किस सत्याग्रह की बात की गई है। सत्याग्रह क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करते समय बताया था बेटा। सत्य के लिए आग्रह करना, यानी किसी न्यायपूर्ण बात के लिए अड़ना, है ना, गलत का विरोध करना, ये सब बातें होती सत्याग्रह के अंतर्गत। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि अगर मुझे वेतन नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, कि मुझे अलग से वेतन, जब मैं अंग्रेज़ों के बराबर ही काम कर रहा हूँ, उसी पद पर कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे अंग्रेज़ों से कम वेतन क्यों दिया जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, वेतन नहीं लिया और काम करते रहे। तो क्या था सत्याग्रह, वेतन ना लेना और कर्तव्य निभाते रहना, ठीक है। अब उस सत्याग्रह का अंग्रेज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जब उन्होंने 3 साल तक वेतन ही नहीं लिया और काम करते रहे, तो अंत में क्या हुआ, उन्हें अंग्रेज़ों के समान वेतन दिया जाने लगा। मतलब उनके सत्याग्रह से अंग्रेज़ों ने उनके सामने हार मान ली और उन्हें अंग्रेज़ों के समान वेतन दिया जाने लगा। उन्हें लगा कि देखो ये व्यक्ति तो बताओ वेतन भी नहीं ले रहे और काम ही करते जा रहे हैं ना, ऐसे कैसे, कब तक काम करेंगे, ऐसे कोई इंसान कर सकता है कि कैसे अपना परिवार चलाएगा, है ना। तो ये बात बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण हो जाती। तो अंग्रेज़ों ने फिर उनकी बात मानी और उन्हें अंग्रेज़ों के समान वेतन दिया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए ग प्रश्न, शंख बाजय राक्षस भाजय, ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था बच्चों, है ना। किस राक्षस के भागने की बात कही गई है, रोगों के कीटाणु, ठीक है। और इस उक्ति का क्या आशय है कि शंख की ध्वनि से रोगों के कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ें, अब हमारा ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें से बता दी हैं, अच्छी तरह से समझा दी हैं बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, आपको अगले लेसन्स के वीडियो चाहिए, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपको अच्छे अच्छे सिंपल नोट्स आराम से मिल जाएं, एक्सप्लेनेशन मिल जाए, और आप हिंदी में खूब होशियार हो जाओ और खूब अच्छे नंबर लाओ बच्चों। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय भारत, जय हिंद।